गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, आ जाइए। एनसीईआरटी का लास्ट क्लास है हमारा आज, क्लास 6 का। जी तबीयत ठीक है अभी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। क्लास स्टार्ट करेंगे हम। चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए आप सभी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी का वेट किया जा रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। 1 मिनट वेट कर लेते हैं सभी का, ओके। आ जाइए जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का लास्ट चैप्टर, हमारा देश भारत, भारत के बारे में जानने वाले हैं हम। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारा भूस्थल, जल, भूमंडल, जलमंडल, जीवमंडल किस तरीके का होता है, बराबर है। कॉन्टिनेंट कितने होते हैं, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक। और उसी बेस पे मैंने आपको एक चैप्टर भी पढ़ाया कल, ठीक है, सॉरी, हमारा फ्राइडे को, ओके। जी मॉर्निंग की क्लास इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मुझे फीवर था, ओके। तो अभी क्लास स्टार्ट करते हो क्या? आ जाइए जल्दी जल्दी, कल से फिर रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी हमारी मॉर्निंग में, ओके। आ जाइए जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम जानेंगे भारत देश, ओके। 1 मिनट रुकेंगे, बस 1 मिनट। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम हमारी क्लास। हमारे क्लास का आज हम देखने वाले हैं हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। यह उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। ये आपको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। ये हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। पहले जो मैं पढ़ रहा हूँ उनको ध्यान से पढ़ेंगे आप, कि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। यह उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा हुआ है, पश्चिम में क्या है हमारा, अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं, ओके। आगे हम पढ़ेंगे। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है, ओके। ये भी आपको हाईलाइट कर लेना है, ये भी आपको हाईलाइट कर लेना है यहाँ तक, जहां तक मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका इसका विस्तार लगभग 2900 है, ओके। हमारा विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, देखिए इस तरीके से हमारा है मैप, ओके। इस तरीके से हमारा मैप जब आता है, 1 मिनट रुकेंगे। जब इस तरीके से हमारा मैप आता है, ओके, फिलहाल हम इस तरीके से ही बनाएंगे। 1 मिनट, हमारा तिरछा मैप हो चुका है। 1 मिनट रुकेंगे सभी, ठीक है। इस तरीके से हमारा मैप होता है, ओके। एक मिनट, थोड़ा सा तिरछा जा रहा है आज, ध्यान देंगे सभी, ठीक है। अभी थोड़ा इधर ही ध्यान देंगे, ठीक है। यहां से यहां तक हमारा स्ट्रेट है, ओके। और यहाँ से ये हमारा ये कौन सा क्षेत्र है हमारा, ये हमारा उत्तर से लेकर ये दक्षिण तक, कितना, उत्तर से लेकर दक्षिण तक 3200 किलोमीटर है, ओके। ये हमारा 3200 किलोमीटर है, इस तरीके से 3200 है। और गुजरात, मतलब यहाँ, ठीक है, पूर्व, सॉरी, ये हमारा पूर्व अरुणाचल प्रदेश से लेकर हमारा कच्छ तक, यहाँ हमारा कच्छ आता है, ये कितना है हमारा टोटल, 2900 किलोमीटर, ओके। यहाँ तक आता है हमारा टोटल। अब आगे हम पढ़ेंगे। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं, ठीक है। हमारा जो उत्तरी भाग है वो क्या है, हमारा उत्तरी भाग में पर्वत है,
भारतीय मरुस्थल है, जो राजस्थान में हमारा भारतीय मरुस्थल पाए जाते हैं। ओके, उत्तरी मैदान आपने यूपी, बिहार, दिल्ली, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारा मध्य प्रदेश, ये हमारा कैसा है, मैदानी भाग है। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद से थोड़ा सा भाग नीचे तक, दक्षिण तक क्या है, पठारी सतह है। फिर ये हमारा तटीय भाग है। ओके, ये हमारा तटीय भाग है। एवं द्वीप समूह आपने देखा होगा, हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर लक्षद्वीप द्वीप समूह है। ओके, यहाँ पर कच्छ के पास भी द्वीप समूह है हमारे, तो ये द्वीप है हमारे। आगे पढ़ेंगे हम, यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी भिन्नता दिखाई देती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारी संस्कृति कैसी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बदलती जाती है। हर राज्य में अलग अलग भाषाई संस्कृति है। ओके, तो इन चीजों का आपको ध्यान देना है। आगे पढ़ेंगे हम। आगे क्या है, जो हमारी परंपराओं में दिखती है, यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ठीक है, अभी तो हमारी आबादी 140 करोड़ से आगे हो चुकी है, लेकिन जनगणना नहीं हुई है। ठीक है, यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। लेकिन अभी आप अपडेट कर लीजिए, हम जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ चुके हैं। ओके, हम विश्व के नंबर 1 देशों में आते हैं, विश्व के नंबर 1 देश में है जनसंख्या के मामले में। ठीक है, चीन को हम पछाड़ चुके हैं, ये आपको अपडेट कर लेना है। अब स्थिति जानेंगे। उत्तरी गोला हाँ, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बराबर है। ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर है। एक मिनट देखेंगे हम, मैं मैप में दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैप में अच्छे से समझेगा, पहले पढ़ लेते फिर मैप में समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये मैंने आपको बताया, देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। आपको पता होगा कर्क रेखा कहाँ आती है, दक्षिण से उत्तर की और भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। ठीक है, ये आपको हाईलाइट कर लेना है। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 36 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक। ठीक है, जो पश्चिम, यहां से हमारा पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच स्थित है। ओके, मैंने आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मीन अक्षांश और अ, अक्षांशीय विस्तार बताया था मैंने आपको। ओके, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला बताया था मैंने आपको। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या होता है हमारा, तो ये हमारा देशांतरीय विस्तार है 68.7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 27 मिनट पूर्व। ओके, अगर हम विश्व को पूर्व एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी। ठीक है, तो हमारी भारत की स्थिति होगी पूर्व गोलार्ध में। ओके, तो बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ दो छोर पर स्थित है हमारा, ये आपको हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, भारत पूर्व तथा पश्चिम तथा उत्तर तथा दक्षिण, अगर दोनों अक्षांश एवं देशांतरों से अगर आप देखते हो तो भारत का लगभग 29 डिग्री विस्तार हुआ है। ठीक है, तो ये स्थानों के समय में अंतर बताता है। ओके, यहाँ पे लिखा है स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। लगभग इस तरह की दूरी दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, जो हमारा 1 डिग्री यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, जो हमारा 1 डिग्री देशांतर है, उसके लिए स्थानीय समय में क्या होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री में हमारा 4 मिनट का स्थानीय समय होता है। उसी हिसाब से जो हमारा 15 डिग्री देशांतरी होता है, उसमें लगभग 1 डिग्री, सॉरी, जो हमारा 15 डिग्री देशांतरी होता है तो उसमें हमारा 1 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पढ़ चुके होंगे कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको लिखवाया था वर्ल्ड ज्योग्राफी में, क्लासेस में लिखवाया मैंने कि 82 डिग्री 30 मिनट पर स्थानीय समय को भारत का मान्य मानक समय माना जाता है। ठीक है, इसमें से हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लाइन जाती है। भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है, हाईलाइट कर लीजिए ये, जो मैं हाईलाइट करने के लिए कह रहा हूँ प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब भारत का पड़ोसी देश, उसके पहले
ये पढ़ने के पहले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हमारा, देखिए, ये हमारा उत्तरी, ठीक है, ये हमारा उत्तर साइड है, और ये हमारा दक्षिण, ठीक है, नीचे में दक्षिण है हमारा। यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये दक्षिण साइड एकदम एंड में, ये हमारा कच्छ, और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, तो ठीक है। यहाँ से यहाँ का विस्तार 29 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्षेत्रफल में इसका विस्तार 29 डिग्री। ओके, अब आगे जानेंगे हम। 1 मिनट रुकेंगे। भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, भारत के पड़ोस में कौन कौन से है? 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हुई है, ठीक है। इस चित्र को देखेंगे, भारत के बाजू में कौन है? पाकिस्तान, इसकी सीमा लगी हुई है यहाँ से, ठीक। अफगानिस्तान की सीमा लगी हुई है, फिर नेपाल की सीमा लगी है, भूटान की, बांग्लादेश की, म्यांमार की सीमा, और चीन की सीमा लगी हुई है, और ये तिब्बत का पोर्शन है, इसकी सीमा लगी हुई है, ठीक है। ये हमारा अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, ये हमारा नीचे हिंद महासागर, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा है। ओके, तो आपको याद कर लेना है। अब ये भारत का मानचित्र देखेंगे आप सभी। देखिए, ये हमारी कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा हमारी इन देशों से गुजरती है। इन देशों के नाम पढ़ेंगे हम। गुजरात, राजस्थान दिख रहा है, फिर ये हमारा मध्य प्रदेश, फिर हमारा छत्तीसगढ़, फिर ये हमारा झारखंड, फिर हमारा पश्चिम बंगाल, फिर ये हमारा त्रिपुरा, और ये मिजोरम। इन देशों को छूती हुई जाती है हमारी कर्क रेखा। ओके, तो ये आपको क्या करना है? ये आपको याद करना है, लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। कर्क रेखा भारत के किन देशों को छूकर गुजरती है? लिख लीजिए, बताता हूं मैं आपको, लिख लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, लिखेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, ये आपको याद रख लेना है। अब आगे बढ़ेंगे हम। इनमें से कौन कौन से देश जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी है? दक्षिण में समुद्र दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी है, तथा पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, ठीक है। मैंने आपको पूछा था पिछले क्लास में, भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो वो पाक जल संधि अलग करती है। ओके, देखेंगे राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ओके, अब देखेंगे आप, ये फिजिकल मैप है भारत का, ठीक है। अब जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसमें इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम, इंडियन ज्योग्राफी को। फिर भी मैं अभी थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इसके दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आप हाईलाइट कर लीजिए। ओके, मैं ये बता देता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या याद रखना है हाईलाइट में। तो आपको सबसे पहले इसमें हाईलाइट रखना है ये 4 पर्वत, शिवालिक, ठीक है। उसके बाद ये हमारा आता है, ये कौन सा सॉरी, ये हमारा हिमालय पर्वत, ये शिवालिक। ओके, फिर ये उसमें दो और पर्वत है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय आते हैं इसमें, ठीक है। ये हमारे 4 पर्वतों की श्रेणी होती है, मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप फिलहाल हिमालय और शिवालिक की याद रखें। उसके बाद इन नदियों के नाम, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, सिंधु नदी, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद ये कच्छ की खाड़ी, ये हमारी खंबात की खाड़ी, ठीक है। फिर यहाँ से हमारी यमुना निकलती है, ये हमारी गंगा नदी, ये हमारी ब्रह्मपुत्रा निकलती है यहाँ से, ठीक है, ये आपको याद करनी है। फिर ये हमारी गंगा नदी, ये हमारा विंध्य पर्वत, ठीक है। ये सभी चीजें जो ये मैप में दी हुई है, ये आपको एक बार ओवरलुक करनी है, ठीक है, भारत के फिजिकल मैप में। फिर जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की है। जैसे भौतिक में हम क्या देखते हैं, अभी आपको तो फैमिलियर हो गए होंगे फिजिकल मैप से, ठीक है, क्योंकि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में जनरल फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ अफ्रीका किया हमने, नॉर्थ अमेरिका किया, नॉर्थ अमेरिका किया, फिर हमने साउथ अमेरिका किया, ओशिनिया किया, बराबर है। तो आपको तो देखिए जलोढ़ निक्षेप वगैरह भी हम बताएंगे, लेकिन अभी पढ़ के बता देता हूँ मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वही हाईलाइट करना है आपको।
भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका है। हिमालय संतरी का कार्य करता है। ओके, क्योंकि उत्तर में क्या है, बर्फ से ढका भाग है। जो हमारी रशिया या फिर चाइना से आने वाली जो हमारी ठंडी जल धाराएं होती है, उनको रोकने का काम करता है हमारा हिमालय। ओके, हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। ओके, उसे साइबेरियन हवाएं कहते हैं बच्चों, ठीक है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को तीन मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, ठीक है। हिमालय पर्वत को तीन मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, ठीक है। ये आपको हाईलाइट करना है। सबसे उत्तर में स्थित है बृहद हिमालय, जिसे हिमाद्री कहते हैं। तीसरी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल। हिमाद्री हिमालय के दक्षिण में स्थित है, ठीक उसी के नीचे, ठीक है। बृहद हिमालय के बाद हमारा मध्य हिमालय आता है। उसके बाद हमारा लघु हिमालय आता है, लेकिन इसमें नाम नहीं दिया है। ओके, बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी पहाड़ी स्थान यहाँ पर स्थित है। पांच पहाड़ी स्थानों का नाम पता लगाइए, छोड़ दीजिए, ये हम बता देंगे। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है। स्थिर श्रृंखला का नाम है, देखिए। सबसे पहले वृद्ध हिमालय आता है, फिर मध्य हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक आता है। ओके, तो इसमें एक हिमालय अपडेट नहीं है, हम बता दिए आपको, लघु हिमालय, ठीक है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है, बराबर है। जब ये हमारे खत्म हो जाते हैं हिमालय, ओके, उसके बाद हमारा ये आता है, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए आप, ये हमारा मैदानी भाग आता है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक मैदानी भाग आता है, आपको ध्यान रखना है। ये उत्तरी मैदान दिख रहा है, यहाँ तक आता है हमारा उत्तरी मैदान, ठीक है। उत्तरी मैदान है ये, आपको याद रखना, उत्तरी मैदान। अब आगे पढ़ेंगे हम। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ओके, बराबर है। अभी पढ़ा हमने, भारत के हिमालय के दक्षिण में उत्तर का दक्षिण उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा जलोढ़ निक्षेपों से बना है, ठीक है। ये जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं, देखिए। जलोढ़ निक्षेप मीन्स ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत ही महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। एक मिनट रुकेंगे, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो ये जलोढ़ नदी क्या होती है, जो नदियां होती है वह अपने प्रवाह से क्या होती है, जो मिट्टियां बहा कर लाती है, ठीक है। वो एकदम क्लिष्ट मिट्टी होती है, जिसमें ज्यादा पत्थर या कंकड़ नहीं होते, जैसे अवसादी जैसे, ठीक है, एकदम क्लीन। उसे क्या किया जाता है, नदी बेसिन में निक्षेपित किया। नदी क्या करती है, बेसिन में जो गड्ढे होते हैं, ठीक है, बेसिन मीन्स हमारी घाटी, हमारे घाटियों में क्या करते हैं, निक्षेपित कर देते हैं। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, वो गड्ढे भर जाते हैं, ठीक है। और जो वहां की मृदा होती है वो एकदम सुपीक होती है, ठीक है, खेती के लिए। अब आगे बढ़ेंगे हम। सहायक नदी, ठीक है। एक नदी या सरिता जो मुख्य नदियां किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, ठीक है। इनको सहायक नदी कहा जाता है। इतना इंपॉर्टेंस नहीं, सहायक नदी मतलब दो नदियों से मिलकर तीसरी नदी बनती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है, ये पढ़ लिया। ये नदियां याद रखनी है आपको। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के मैदान में कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया, ये कृषि के लिए क्या होती है, कृषि के लिए उपजाऊ होती है। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक अधिक है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल है। यह गर्म, शुष्क तथा रेतीला है, हमारा राजस्थान, ठीक है। गर्म, शुष्क तथा रेतीला है। यहाँ की वनस्पतियों की मात्रा बहुत कम है, क्योंकि पानी की मात्रा बहुत कम है वहां। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में क्या है, हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारा महाराष्ट्र के नीचे वाला पोर्शन, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के नीचे वाला पोर्शन हमारा पठार में आता है। ओके,
आगे पढ़ेंगे हम। ये हमारा प्रायद्वीप उत्तरी मैदान के दक्षिणी भाग में प्रायद्वीपीय पठार है, बराबर है। तीन तरफ से घिरा हुआ है ये। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, ये देख लीजिए आप, दिख रहा है ये पठार। ठीक है, ये महाराष्ट्र वाला पोर्शन है और नीचे तक ये त्रिभुज है। ठीक है, तीन भागों से घिरा हुआ है। अब आगे पढ़ेंगे। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, इसका धरातल काफी ऊंचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियां तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। ठीक है, ये हाईलाइट कर लीजिए, पढ़ना है आपको ये। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सातपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां है, जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार में पश्चिम में पश्चिमी घाट, ठीक है, ये हाईलाइट करना। पश्चिम में क्या है, पश्चिम घाट तथा सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। ओके, ये हाईलाइट कर लेना है इनको। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है। ठीक है, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट बता देता हूं मैं आपको। ये हमारा क्या है, ये हमारा पश्चिम घाट है। ठीक है, ये जो हाईलाइट किया मैंने पश्चिम घाट है, और ये हमारा पूर्वी घाट है। ठीक है, ये पूर्वी घाट है। आगे बढ़ेंगे हम। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला एवं लोहा यश की प्रचुरता है, यह हाईलाइट करना है। कोयला जैसे लोहा यश की प्रचुरता है। पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। ठीक है, दोनों में क्या है, तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे है तथा पूर्वी तटीय मैदान क्या है, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े है। ठीक है, यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने लायक ये बाकी पोर्शन। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम। इनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। पॉलिप के बारे में अपेक्षाकृत चौड़े है, वहां पूर्व की ओर गिरने वाली बहने वाली, ठीक है, कई नदियां है। महानदी गोदावरी कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये भी हाईलाइट करना है। महानदी गोदावरी कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करते हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। ठीक है, ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इतना पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइट कर लीजिए, सुंदरबन डेल्टा। ओके, ये आपको याद रखना है कि सुंदरबन डेल्टा क्या होता है। ठीक है, और कौन कौन सी नदियां इसमें अपना कौन कौन सी नदियों का मुहाना इस पर स्थित है। ठीक है, ये आपको हाईलाइट कर लेना है। अब हम जानेंगे कि प्रवाल भित्ति क्या होती है। ठीक है, क्योंकि कल हम इसके बारे में या फिर परसों पढ़ सकते हैं हम, क्योंकि हमारा आगे जो ओशिनिया है इसमें प्रवाल भित्ति के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा प्रवाल द्वीप है। ये छोटे छोटे प्रवाल द्वीप है। मैंने आपको फ्राइडे को लिखवाया था कि महाद्वीपीय द्वीप, प्रवाल द्वीप, अवसादी द्वीप बताया था, उसमें से ये प्रवाल द्वीप है। इस प्रकार का प्रवाल द्वीप होता है, देख लीजिए आप सभी। ठीक है, प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है, जिसे पॉलिप कहा जाता है। ठीक है, ये कंकाल क्या होते हैं हम बताएंगे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में। ठीक है, क्योंकि वहां हमें डिटेल में पढ़ना है इसे, बस इतना याद रखिए। प्रवाल क्या होते हैं, छोटे समुद्री जंतुओं के कंगाल होते हैं। मूंगा सुना होगा आपने, मूंगा अपना घर बनाते हैं, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट से वो अपना कवच बनाते हैं। ठीक है, उसी के ये पॉलिप होते हैं। ठीक है, उसी के ये घर बने होते हैं, उसी से द्वीप बनता है। तथा उन कंकाल का तथा उनका कंका पॉलिप मरते हैं तथा उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। ठीक है, हम डिटेल में बताएंगे प्रवाल द्वीपों का निर्माण किस तरीके से होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, सुनामी पर इन्होंने एक कविता लिखी हुई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इस दृष्टिकोण से। आगे देखेंगे हम। देखिए, भारत में दो द्वीप समूह भी है। ठीक है, भारत में क्या है, दो द्वीप समूह है। एक हमारा लक्षद्वीप द्वीप समूह, जो अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से काफी दूर, सॉरी, कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। ठीक है, हमारा लक्षद्वीप किस तरह का द्वीप है, हमारा लक्षद्वीप केरल में स्थित प्रवाल द्वीप है। ठीक है, प्रवालों से जो प्रवाल भित्तियां होती है उनसे बना हुआ द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में
बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 के सुनामी से प्रभावित हुआ था? ठीक है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप कहाँ पर है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर एटलस, अपने एटलस में या फिर इस मैप में देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा लक्षद्वीप है और ये हमारा अंडमान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, ये हमारा द्वीप समूह प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ है? समाचार पत्रों में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जब सुनामी भारतीय तट से टकराती है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पढ़ लीजिएगा, सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है। ठीक है, यह हाईलाइट कर रहा हूं मैं। सुनामी क्या है? एक विशाल सागरीय तरंग है, समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, ये हाईलाइट कर लिया मैंने, आपको पढ़ना है। ठीक है, इस तरह से हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं एक वीक में। आपको पता होगा कि हमारी, 1 मिनट रुकेंगे बच्चों, मेरा स्क्रीन थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से स्क्रीन रुक चुकी है। 1 मिनट, 1 मिनट रुकेंगे। ठीक है, मैं स्क्रीन हटा रहा हूँ, मेरी थोड़ा नेटवर्क वजह से स्क्रीन जा चुकी है। 1 मिनट रुकेंगे बच्चों। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है वैसे। ठीक है, स्क्रीन जा चुकी थी नेटवर्क इशू की वजह से। 1 मिनट रुकेंगे सभी। ठीक है, हाँ, तो देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा था। हमने अभी तक 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हमारे। ओके, तो आप सभी को ये एक बार रिवाइज कर लेना है, हमने जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, जो भी हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी में अभी तक पढ़ा है, और आपको ये जो इसके पीछे ये दी होती है, ठीक है, जो आपको ये भरना है, ठीक है, ये कंप्लीट करना है एक्सरसाइज आपको सभी को। तो इसी प्रकार हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी हमारी समाप्त होती है। कल से हम हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी पर मूव हो जाएंगे। ठीक है, तो कल मॉर्निंग में क्लास होगी आपकी सीसैट और वर्ल्ड ज्योग्राफी की। तो आज हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी यहीं पे खत्म होती है। तो आप इसको रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।